नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 7 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के प्रश्न के बारे में। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक है, तो उसकी चिंता आप लोग मत कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मार्च को खाद्य सुरक्षा के बीच भारत और किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूटान के साथ खाद्य सुरक्षा के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच कारोबार में सुगमता लाने में मदद करेगा। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने ब्राजील के साथ भी समझौता किया हुआ है। ठीक है, इस समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग और अनुभव का और ज्ञान का आदान प्रदान होगा। खाद्य सुरक्षा के लिए भारत के किए गए कुछ प्रयास देख लीजिए, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में की गई थी। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ठीक है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या है। रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक बेक्वेरेल है और इसे हेनरी बक्वेरेल के नाम पर रखा गया। ठीक है, और जो रेडियो धर्मिता की खोज है वो भी इन्होंने ही की थी। रेडियो धर्मिता को मापने की कुछ इकाइयां क्यूरी हैं, रदरफोर्ड हैं। ठीक है, और भी कुछ एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि रेडियो धर्मिता की पारंपरिक जो इकाई है वो क्यूरी है। एक क्यूरी में 37 बिलियन बेक्वेरेल के बराबर होता है। रदरफोर्ड इकाई का मतलब है प्रति सेकंड में 106 विघटन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पंडित रविशंकर सितार वादक थे। वे एक भारतीय संगीतकार भी हैं। उन्होंने सितार को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। पंडित रविशंकर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि उनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ था। उनका निधन 11 दिसंबर 2002 को हुआ था। उन्होंने अपने समकालीन से अलग शैली विकसित की और कर्नाटक संगीत की परंपरा के प्रभावों को शामिल किया। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु का मुख्य द्रव्यमान किस पर आधारित होता है। तो परमाणु का जो मुख्य द्रव्यमान उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही परमाणु का ज्यादातर द्रव्यमान होता है। ठीक है, और परमाणु के 3 मूल घटक होते हैं, जो कि हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बड़े कण होते हैं, ये नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, आपके जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आप यहाँ से एलिमिनेट कर लीजिए, जैसे कि झेलम नदी जो कि सिंधु नदी की सहायक है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, श्योक, गिलगित, जस्कर आदि सभी नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1858 के ग्वालियर के युद्ध के बाद रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ। ठीक है, तो 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई और उनके अंतिम संस्कार के लिए आश्रम पर मौजूद घास और लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ पर किस ब्रिटिश सेनापति ने हमला किया और विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया। ठीक है, तो सर कोलिन
कैंपबेल ने 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह को दबा दिया। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ की घेराबंदी की। यह घेराबंदी 25 मई से 27 नवंबर 1857 तक चली थी। ठीक है, यह घेराबंदी उत्तर भारत के शहरों में ब्रिटिश सेना पर किए गए हमलों में से एक थी। इस घेराबंदी में ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोहियों को हरा दिया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं की जो सूची है वो दी गई है। इस अनुसूची में शामिल भाषाओं को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक है। और राजभाषा से जुड़े प्रावधान देख लीजिए, जैसे कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कौन कौन सी हैं? वो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी आदि हैं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए कोई स्थापित मानदंड नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 1972 में असम से किन दो जिलों को अलग करके नया राज्य बनाया गया? तो मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 2 अप्रैल 1970 को स्वायत्त राज्य के रूप में घोषित किया गया था। असम के 2 जिले गारो हिल्स और यूनाइटेड खासी और जयंतिया हिल्स के क्षेत्रों को मेघालय स्वायत्त राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 ने किस वायुयान अधिनियम का स्थान लिया? तो भारत सरकार द्वारा विमान निर्माण और डिजाइन को प्रोत्साहन देने और विमानन क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए बनाए गए भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 जो कि 1 जनवरी से लागू हो गया है। यह अधिनियम 90 वर्ष पुराने विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खुदाई 1921 में किसने करवाई? तो 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातत्विक विभाग के निर्देशक थे, तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई करने का जो काम है वो स्टार्ट किया। दयाराम साहनी के अलावा माधव स्वरूप जिन्होंने 1926 व मार्तिमर व्हीलर जिन्होंने 1946 में यहाँ खुदाई की थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से धर्म का पहला शिखर सम्मेलन 2024 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? तो संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1 अगस्त 1986 को हुई थी। इसे भारतीय डाक विभाग ने EMS स्पीड पोस्ट के नाम से शुरू किया था। यह सेवा पत्र, दस्तावेज, पार्सल कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण सामानों की तेज डिलीवरी के लिए है। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। इस सेवा के तहत पत्र, दस्तावेज और पार्सल एक निश्चित समय सीमा के अंदर वितरित किए जाने चाहिए। अगर डिलीवरी में देरी होती है तो ग्राहक को पूरा डाक शुल्क वापस दिया जाता है। स्पीड पोस्ट नेटवर्क में 163 राष्ट्रीय और 953 राज्य स्पीड पोस्ट केंद्र हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 220 वोल्ट और 110 ओम प्रतिरोध हो तो धारा का मान क्या होगा? ठीक है, यहां से अगर हमें धारा का मान निकालना है ना, सबसे पहले देखिए हमें ओम के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि होता है V बराबर IR। ठीक है, और हमें तो I का मान चाहिए तो V बटा में R हो जाएगा यहाँ से I का मान। और वोल्टेज है हमारी 220 बटा में प्रतिरोध है 110। ठीक है, बराबर में I निकालना है तो यहाँ से जो I का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 एम्पीयर। ठीक है, तो यही इसका आंसर था। गाइज,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम त्योहार किस देवता को समर्पित है। तो ओणम वामन और राजा महाबली का स्मरण करता है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार ओणम केरल में एक पौराणिक राजा दैत्य राजा महाबली के शासन के तहत सुशासन की याद में मनाया जाता था, जिन्हें कभी केरल पर शासन किया था। ठीक है, तो ये एक हिंदू त्योहार है और यह त्योहार दैत्य राजा महाबली को समर्पित है। तो यार यही थे आपकी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के क्वेश्चंस। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।